This is the final part of the novel. तो सोचिए, मालगुडी जैसा एक शांत शहर, और वहां अचानक दहशत फैल जाती है। वजह, एक बिन बुलाया मेहमान, एक टाइगर जिसका नाम है राजा, शहर में आ गया है। लेकिन क्या वो सच में उतना खतरनाक है जितना लोग उसे समझ रहे हैं? चलिए इस कहानी के आखिरी हिस्से में इसका पता लगाते हैं। राजा के आने की खबर फैलते ही मानो पूरे शहर में सन्नाटा छा गया। दुकानें बंद, सड़कें खाली और लोग अपने अपने घरों में कैद। हालत यह है कि एक दर्जी डर के मारे अपनी सिलाई मशीन छोड़कर अलमारी में जा छिपा है। यहां तक कि 2 पुलिस वाले एक कातिल को ले जा रहे थे, वो भी उसे छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। मतलब पूरे शहर पर एक अजीब से खौफ ने कब्जा कर लिया है। लेकिन इस कहानी की सबसे अजीब बात पता है क्या है? वो ये है कि राजा किसी को भी नुकसान पहुंचाना ही नहीं चाहता। वो तो बस थका हारा हेडमास्टर के ऑफिस में आराम कर रहा है। शहर का ये डर बिल्कुल बेमतलब है। उल्टा राजा खुद हैरान है कि ये इंसान अजीब हैं, बिना किसी वजह के एक दूसरे को मार देते हैं, जबकि एक टाइगर तो सिर्फ तभी शिकार करता है जब उसे सच में भूख लगी हो। तो चलिए अब हम आते हैं इस कहानी के इस आखिरी हिस्से पर, जिसका नाम है अ टाइगर इन टाउन। इस पूरे संकट का जो सेंटर पॉइंट है वो है एक स्कूल, जहां राजा हेडमास्टर के कमरे में बंद है और बाहर टीचर्स इस बात पर बहस कर रहे हैं कि इस मुश्किल से कैसे निपटे, और उनकी बातें एक तरह से पूरे शहर के डर का आईना है। अब ऐसे प्रेशर में इन टीचर्स की सोचने समझने की शक्ति जैसे खत्म ही हो गई है। जरा उनके सुझाव तो सुनिए। कोई कह रहा है उसे गोली मार दो, तो दूसरा बोलता है पुलिस को बुलाओ। फिर कोई कहता है अरे ये पुलिस का मामला थोड़ी है। मतलब उनकी इस बहस से साफ पता चलता है कि डर इंसान को कितना लाचार बना देता है, इतना कि वो एक सिंपल सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी नहीं निकाल पाते। और ठीक इसी अफरा तफरी और कंफ्यूजन के बीच कहानी के 2 सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स सामने आते हैं। यहां से शुरू होता है इस चैप्टर का असली संघर्ष, ज्ञान और अज्ञान के बीच की टक्कर, यानी विजडम वर्सेस फॉली। एक तरफ है हिंसा का रास्ता और दूसरी तरफ है करुणा का मार्ग। देखते हैं जीत किसकी होती है। तो ये 2 अप्रोच बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है अल्फोंस शिकारी, जो हिंसा और घमंड का प्रतीक है। उसके लिए हर समस्या का एक ही हल है, बंदूक। वहीं दूसरी तरफ है मास्टर, जो ज्ञान और दया की मूरत है। जिस चीज से बाकी लोग डरते हैं वो उसे खत्म करने के बजाय समझना चाहते हैं। उनका रास्ता ताकत का नहीं बल्कि दिल से जुड़ने का, कनेक्शन का है। अल्फोंस का अहंकार तो उसकी बातों से ही टपकता है। वो दावा करता है मैं दरवाजे के आर पार भी गोली मार सकता हूं। उसके लिए राजा एक जीता जागता जीव नहीं है, बल्कि दीवार पर सजाने वाली एक और ट्रॉफी है। उससे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी गोली से कमरे में मौजूद हेडमास्टर को भी खतरा हो सकता है। और फिर जैसे ही मास्टर वहां आते हैं, वो सबसे पहले लोगों की सोच को आईना दिखाते हैं। वो कहते हैं जानवर या वहशी जैसे शब्दों का इस्तेमाल मत करो। ये गंदे शब्द इंसान ने अपने अहंकार में बनाए हैं। उनकी इस एक बात से ही कहानी में एक नया, दया से भरा नजरिया सामने आ जाता है। एक तरफ जहां पूरा शहर घबराहट में है, मास्टर बिल्कुल शांत है। वो आराम से नशे में धुत बेहोश पड़े अल्फोंस से चाबियां लेते हैं और फैसला करते हैं कि वो इस समस्या को खुद सुलझाएंगे, और वो भी बिना किसी हिंसा के। अब हम आते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, द मास्टर्स पाथ, यानी मास्टर का रास्ता। यहां हिंसा या डर काम नहीं आएगा, बल्कि समझ और करुणा काम आएगी। मास्टर अकेले उस कमरे में जाते हैं जहां राजा बंद है, और बस यहीं से राजा के अंदर एक बड़े बदलाव की शुरुआत होती है। मास्टर के पास जैसे कोई जादुई शक्ति है। उनके शब्द राजा पर सीधा असर करते हैं। वो उसे कहते हैं समझो कि तुम एक टाइगर नहीं हो, खुद को चोट मत पहुंचाओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। और बस मास्टर की मौजूदगी से, उनके शब्दों से राजा की सारी ताकत, सारा गुस्सा शांत हो जाता है और उसके अंदर एक गहरा मानसिक परिवर्तन शुरू होता है। यहां से मास्टर राजा को एक स्पिरिचुअल जर्नी पर ले जाते हैं। इसके 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। पहला, अपनी इंद्रियों पर यानी अपने सेंसेस पर काबू पाना, क्योंकि मास्टर कहते हैं कि आंख हर बुराई की शुरुआत होती है। दूसरा, अपनी हिंसक प्रकृति को स्वीकार करना और उससे आगे बढ़ना। और तीसरा, बदलाव को गले लगाना, क्योंकि एक नई जिंदगी उसका इंतजार कर रही है। अब यहां एक बहुत ही गहरा स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट आता है, वासना। वासना का सीधा सा मतलब है हमारे पिछले जन्मों के वो संस्कार या आदतें जो इस जन्म में भी हमारे साथ रहती हैं। मास्टर को यह एहसास होता है कि राजा की वासना एक कवि की है, मतलब वो पिछले जन्म में एक कवि था, और यही वजह है कि एक टाइगर के शरीर में होने के बावजूद उसके अंदर एक कलाकार की आत्मा है
जो सुंदरता और ज्ञान को समझ सकती है। और मास्टर की सीख का असर अब साफ दिखने लगा था। सोचिए, राजा अब शिकार करने के बाद पछतावा महसूस करता है। वो कम खाकर खुद को शुद्ध करने की कोशिश करता है। ये इस बात का सबूत है कि उसके अंदर एक गहरा आध्यात्मिक बदलाव आ रहा है। तो अब हम उनकी इस अनोखी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं, जिसे कहते हैं द फाइनल रिलीज। समय का पहिया घूम चुका है, राजा अब बूढ़ा हो गया है और अब मास्टर को अपनी इस सीख का सबसे कठिन इम्तिहान देना है, एक जरूरी विदाई का फैसला लेना। वक्त तो किसी के लिए नहीं रुकता और राजा भी अब कमजोर हो गया था। उसके पंजे घिस गए थे, दांत टूट चुके थे और अब वो ठीक से शिकार भी नहीं कर पाता था। वो अब जंगल में रहने के लिए कमजोर और असुरक्षित हो चुका था। और यहाँ मास्टर न सिर्फ राजा को बल्कि हम सबको जीवन का सबसे बड़ा सच बताते हैं। वो कहते हैं, कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं हो सकता। अलगाव यानी सेपरेशन ही जीवन का नियम है, जो माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। इन शब्दों से वो खुद को और राजा को इस जरूरी बिछड़ने के लिए तैयार करते हैं। तो अब इसका हल क्या है? मास्टर फैसला करते हैं कि राजा को एक चिड़ियाघर में भेजा जाएगा। उनका तर्क बिल्कुल साफ है, वहां राजा अपने बुढ़ापे में सुरक्षित रहेगा, उसे टाइम पर खाना मिलेगा और उसकी पूरी देखभाल होगी। ये उसे जंगल के खतरों से बचाएगा। मास्टर और राजा के बीच विदाई का ये आखिरी पल बहुत ही इमोशनल है। मास्टर कहते हैं, हम दोनों जल्द ही अपने शरीर को छोड़ देंगे और शायद हम फिर मिल सकें, कौन जानता है। तो अभी के लिए अलविदा। ये उनके बीच बने गहरे रिश्ते और फ्यूचर में फिर से मिलने की उम्मीद को दिखाता है। और यहाँ मैं इस कहानी को आपके लिए एक जरूरी सवाल पर छोड़ता हूँ। क्या टाइगर के लिए वो पिंजरा एक कैद है या एक तरह की आज़ादी? यह सवाल आपको आज़ादी, सुरक्षा और एक अच्छे जीवन के अलग अलग मायनों पर सोचने के लिए मजबूर करता है। इस पर जरूर सोचिएगा।